जी गुड मॉर्निंग। लॉ का स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने एलएलपी एक्ट स्टार्ट किया था जिसको हमने प्यार से बोला था ललप। क्या बोला था? हाँ, तो ललप एक्ट आज हम ट्राई करेंगे लिपटा दें ललप को। ठीक है, खत्म कर दें आज उसको। बेचारे कुछ बच्चों के पता नहीं चेहरे कैसे हो गए, सर आज ही निपटा दोगे, ओए होए होए। तो ट्राई करते हैं। आप लोग बस मना करते रहा करो। जैसे आप लोग मना करते हो कभी कभी मेरे को उसी से ही लगता है कि नहीं अब तो करा के ही छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड का इशू पड़ जाता होता है। आजा भाई आजा, हमारी क्लास की पहले 20 सेकंड खराब कर दिए। चलिए जी, आजो। कल हमने डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, अभी डिफरेंसेस नहीं रीड कर रहे, स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं ललब के अंदर कितने सेक्शन थे 81। कितने शेड्यूल थे? 4। सबसे पहले 9 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बोला था, ठीक है, कि एलएलपी को पास करना है। पार्लियामेंट ने 12 दिसंबर को पास कर दिया था और 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के साथ एलएलपी एक्ट दीन दुनिया में एप्लीकेबल हो गया था, होल ऑफ इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिखा हुआ। कल जम्मू एंड कश्मीर का सारा मुद्दा बताया था मैंने आपको, राजा हरि सिंह वाला। और उसके बाद इसके 4 शेड्यूल हैं। पहले शेड्यूल में राइट्स एंड ड्यूटीज दी हुई है पार्टनर्स की और एलएलपी की। दूसरे में दिया हुआ है फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरे में कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। चौथे में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। उसके सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि सबसे ऊपर बैठी होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार। उसके नीचे एमसीए यानी कि मिनिस्ट्रीज। उसके नीचे कंपनीज एक्ट, और उसी के साथ कंपनीज एक्ट में आरओसी बैठा होता है, इनका मेन बंदा, जो पूरे कंपनीज एक्ट के साथ साथ एलएलपी को भी रेगुलेट करता है। एलएलपी क्या था? एक एलएलपी हमारे पास क्या था? एक कॉरपोरेट सब्सटीट्यूट था। कॉरपोरेट सब्सटीट्यूट मतलब कंपनी का सब्सटीट्यूट जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्या पर्सनली लाइबल होंगे? नहीं होने वाले। ठीक है जी। तो ये कहते थे हमें कंपनी टाइप का दर्जा दे दो लेकिन रहना पार्टनरशिप में चाहते हैं, तो इन्होंने पार्टनरशिप को और कंपनी को मिक्स करके बना दिया एलएलपी। जैस्मिन हाथ नीचे करो। तो कल हमने मेन देखा था कि ये ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है। इसमें एलएलपी के ये 5 पॉइंट थे। याद है ये वाला डायग्राम? सबसे पहले बोला था लिमिटेड लाइबिलिटी है, 5वें पे भी बोला था लिमिटेड लाइबिलिटी है। दूसरे नंबर पे ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस है। ये कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी का ऑल्टरनेटिव हो गया। सारे पार्टनर्स अपना इंटरनल रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, यानी कि अपना एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके हिसाब से बिजनेस चलाएंगे, ना कि कंपनीज एक्ट की तरह एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे एक्ट नहीं बना रहा, एओए इंटरनल रूल रेगुलेशन ये एग्रीमेंट से बना रहे हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म वाले बनाते थे। एलएलपी खुद लाइबल होगा, ये पॉइंट हमने लिखवाया था। एलएलपी खुद लाइबल होगा, ना कि पर्सन्स, ना कि पार्टनर्स। अब आगे आ जाओ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आपको मैंने ना कंपनीज एक्ट स्टार्ट करते हुए एक चीज बोली थी, मैक्सिमम सभी एक्ट में, जो मैक्सिमम सभी एक्ट में डेफिनेशंस होती है वो सेक्शन 2 में दी होती है। सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी वगैरह दी होती है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं जो एग्जाम में आ भी सकती हैं, नहीं भी। लेकिन जैसे जैसे ये डेफिनेशंस होंगी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारे मेन पॉइंट है वहां पे यूज होंगे ये वाले वर्ड्स। ये हमारे अकाउंट्स के हिसाब से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो उस चैप्टर में उस सिलेबस में यूज होती हैं। तो सबसे पहले है बॉडी कॉर्पोरेट। आप इसको ऐसे समझो, बॉडी कॉर्पोरेट ये चीज हो गई, इसके अंदर एक हो गई कंपनी। ठीक है, ये बड़े वाली क्या है? ये पूरा बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी भी हो सकती है, इसके अंदर एलएलपी भी हो सकती है इंडिया वाली, इसके अंदर एलएलपी भी हो सकती है आउटसाइड इंडिया वाली। तो ये सारे टोटल ओवरऑल फ्रेम को बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। पढ़ के देखते हैं क्या है। कहते हैं सेक्शन 2(1)(d), क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज डी, क्या लिखा हुआ है? बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी। पहला बॉडी कॉर्पोरेट को क्या बोला? कंपनी। जो सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट में दी हुआ है, कंपनी की डेफिनेशन जो थी ना सेक्शन 2 के 20 में दी हुई थी। कह रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट में। कहते एक तो जो सेक्शन, इधर देखो यार, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर सेक्शन नंबर 2 का 20
इसमें दी हुई है कंपनी की डेफिनेशन। क्या दी हुई है इसमें? कंपनी की डेफिनेशन। कह रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट, ये वाली तो है ही है, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी है ही है। एंड इंक्लूड्स, एंड का मतलब है, हिंदी में एंड को बोलते हैं तथा। क्या बोलते हैं? तथा। और, इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और। तो कह रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, और क्या होगा? इंक्लूड, ये चीजें भी इंक्लूड करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट में। एक एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ये मैंने लिख दिया एलएलपी इंडिया वाली, देखो यहाँ पे लिख दिया ना बड़े वाले डिब्बे में, बड़े वाले डिब्बे में एलएलपी इंडिया वाली। दूसरा एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये लिख दिया मैंने एलएलपी आउटसाइड इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, तीसरे पे क्या बोला? कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कह रहे हैं कंपनी आउटसाइड इंडिया वाली भी। सर जो ये पहली कंपनी है ये इन इंडिया वाली है, तो इन सभी को मिला के हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो मुझे बताओ बॉडी कॉर्पोरेट छोटी टर्म हुई या वाइडर टर्म हुई? वाइडर टर्म हुई, विच इंक्लूड्स कंपनी, ठीक है, कंपनी इंडिया वाली, एलएलपी बाहर वाली और इंडिया वाली, कंपनी बाहर वाली, तो 4 चीजें हो गई। बट डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड। तो अगर आपको बनाना होगा चार्ट, ठीक है, तो चार्ट कैसे बनेगा? इधर देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड क्या है, नॉट इंक्लूड क्या है, ठीक है, मैंने आपको फ्रेमिंग बता दी। तो लड़के तो नहीं करते होते बेचारे, आलसी हैं, फिर कहते हैं लड़कियां पता नहीं टॉप कैसे कर जाती हैं, क्योंकि लड़कियों को साज सजावट की आदत है, लड़कियों को मानने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सर ये प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छी बात, हाँ मतलब अच्छी बात मानने की प्रॉब्लम भी होती है। तो लड़कियां ये सारी चीजें लिखती हैं, लड़के कहते हैं अच्छा सर ने कहा था अपने आप बना लेना, हाँ, हमें तो ऐसा सुना ही नहीं था, तो ये चीज होती है, तो इसको अपने आप बना लेना। सर हम आपकी बात समझ गए, लड़के, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं है? कॉर्पोरेशन सोल, सोल प्रोप्राइटरशिप इंक्लूड नहीं है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि अमूल, आप लोगों की नजरों में अमूल एक कंपनी है, हम सीए वाले थोड़े अमीर लोग, अमीर मतलब पढ़ाई में अमीर, आप लोगों से लेवल हमारा ऊपर है, आप लोग कहाँ हमारे लेवल पे, तो हमें लग रहा है अमूल एक कंपनी नहीं है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तुम्हारी निगाह में अमूल एक कंपनी होती है, ठीक है। तो जब आप उसका एओए एमओए पढ़ोगे तो आपको कहीं पे भी उधर अमूल के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी नहीं दिखेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कंपनी की तरह एक अलग ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कंपनीज एक्ट वालों के रूल रेगुलेशन नहीं चलते 2013 के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने एक्ट चलते हैं। ओके है जी। तो कह रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? एक तो सोल को, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्योंकि वो अलग है, या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच सेंट्रल गवर्नमेंट में, बस यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर रखी है कि इसको आपको बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लेना। ठीक है जी। आगे सेकंड, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बिजनेस होता है, उसमें कोई प्रोफेशन भी आ जाएगा, ट्रेड भी आ जाएगा, फलाना, खत्म हो गया। चलो जी आगे। सर हमें ना ये नहीं समझ आएगा, एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, बताओ जी। बिजनेस क्या होता है? कोई भी ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज सब बिजनेस है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बता रही है, जैसे कि जेल, जेल में समझ लो पैसे आते हैं जाते हैं, जो भी मर्जी लगा लो, देसी एग्जांपल है। अब जेल में बंदे बैठे भी हैं, पुलिस वाले भी बैठे हैं, ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट लिखवाने गए, अगर किसी चीज की फीस होती है नॉमिनल सी, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, या कोर्ट कचहरी बोल लो, कोर्ट कचहरी में तो फीसें भरते होते हैं ना हम, तो वो हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, सीजी पहले ही बता देगा इन चीजों को छोड़ के ये बॉडी कॉर्पोरेट या बिजनेस नहीं है। तीसरा, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? जो इस एक्ट के सेक्शन 7 में लिखा हो। कल हमने देखा था डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेफिनेशन नहीं देखी थी, लेकिन हमने देखा था कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए एलएलपी में, जिसमें से एक क्या होना चाहिए? इंडियन रेजिडेंट। अब इंडियन रेजिडेंट क्या होता है? आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, क्या होता था? जो इंडिया में 120 डेज, वो तो कंपनीज एक्ट में लिखा था। ये हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? ललप। ललप में देखेंगे कौन सा कितना रेजिडेंट लिखा हुआ है, पर मोर और लेस वही का वही आएगा। ठीक है जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी 120 डेज ही लिखे एलएलपी एक्ट, लेकिन वो देखेगा क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनीज के साथ मैच करने के लिए 120 ही लिखेगा। मैं कह रहा हूं लिख 120 रहा है, पर जरूरी नहीं है 120 ही लिखता। वो 365 का आधा कितना होता है?
साल का आधा 182 डेज, तो वो 182 डेज भी लिख सकते हैं। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर चौथा, एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट। जो ये बॉडी कॉर्पोरेट्स है ना, कह रहे हैं ये एंटिटी है, भाई पता ही है। तो इसलिए आपको पता लगा डेफिनेशंस बहुत बोरिंग और वाहियात होती हैं, लेकिन 6-7 5-6 डेफिनेशंस निकलती हैं जो पूरे एक्ट में हमें पढ़नी पड़ती हैं, तभी आइडिया मिलता है। कह रहे हैं एंटिटी क्या होता है? एक बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड, कहते हैं पूरी बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीजें थी, कंपनी इंडिया वाली, आउटसाइड इंडिया वाली, ललप इंडिया वाली, ललप आउटसाइड इंडिया वाली। कह रहे एंड इंक्लूड, और क्या इंक्लूड किया जाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन दिस अ फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो एंटिटी में क्या क्या लिखेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट प्लस पार्टनरशिप फर्म। अब इसके ऊपर केस स्टडी आ गई कि बताओ एक पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, तो तुम कहोगे पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, बताना। सर इसका सिंपल मतलब लिखवा दो। आप लोग मुझे बता सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग के ढांचे चल रहे हैं तो, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? कहां पे लिखा है? दिखाओ दिखाओ कहां पे लिखा है पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है बेटा। बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीजें लिखी हुई थी, कंपनी आउटसाइड इंडिया वाली, कंपनी इंडिया वाली, ललप आउटसाइड वाली, ललप इंडिया वाली। तो कहां पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? मुझे देख के बताओ ना। हम बढ़ते हैं, लॉ की रीडिंग सिखाता हूं यार मैं तुम्हें। कल को तुमने देश के महान सीए बनना है, क्या पता तुम्हें ड्राफ्टिंग करनी पड़े, क्या पता तुम्हें अपने क्लाइंट के केस लड़ने पड़े। तुम्हारा सीए बोलेगा जाके कचहरी में जाके आओ या इनकम टैक्स ऑफिस में आओ, उसको वो पूछेगा कि एंटी पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, बताओ कहां लिखा हुआ है? 21A कहां लिखा हुआ है भाई, मेरे को इसमें बता। बॉडी कॉर्पोरेट में तो मैंने तो यही पढ़ा है कि बॉडी कॉर्पोरेट में ये चीजें इंक्लूड हैं। यहाँ 3 चीजों में कहां पे आया हुआ है पार्टनरशिप फर्म? और मैंने तुम्हें ये डायग्राम भी बनाया है बॉडी कॉर्पोरेट का, इसमें कहां है पार्टनरशिप फर्म? नहीं है। इसलिए सर आपने ये बोल दिया था ना पार्ट डेफिनेशन तो एवं ही है, बेकार है, तो हमने उसी टाइम से ना मन ही मन में त्याग दी थी कि जब नया टॉपिक आएगा तभी ध्यान देंगे, अदरवाइज हमने त्याग दी। तो बेटा आईसीआई जब तुम्हें त्यागेगा ना, महसूस भी नहीं होने देगा, ठीक है? जनवरी अटेम्प्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं पहले से लॉजिक से पढ़ लो। सीए में रट्टा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सीए में लॉजिक भी पढ़ेंगे। अगर कोई टीचर बोल रहा है ना सीए में रट्टा नहीं है, उस टीचर को अपनी प्लेलिस्ट में से हटा देना, अगर आप मेरी मान सकते हो तो। सीए में लॉजिक्स प्लस क्रैमिंग दोनों चाहिए। इसमें आमिर खान 3 इडियट्स वाला भी चाहिए, इसमें उसका कॉम्पिटिटर चतुर भी चाहिए। चतुर भी करोड़पति बना था, आमिर खान साइंटिस्ट बना था, हमें दोनों चाहिए भाई साहब, याद रख लेना। तो क्या पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्या पार्टनरशिप एंटिटी है? यस एंटिटी है। एंटिटी कह रहा था कि एंटिटी में क्या इंक्लूड है? बॉडी कॉर्पोरेट एंड फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, ये पॉइंट है। सर अगर आप ना बताते हमें तो पता ही ना चलता। मुझे पता है ना, मैं भी अपने बेचारे नलायक बच्चों का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। फाइनेंशियल ईयर ठीक है, क्या होता है? कहते हैं फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक खत्म होता है। यहाँ पे काव्या भी कह रही है कि हाँ ये बता रहे हो, मैं +1 वालों को भी पता है। बेटा जो तुम्हें नहीं पता ना वो +1 वालों को पता है, ना ये 95% वालों को पता है, ना +2 पास आउट वालों को पता है। एमसीए स्पेशल देखते हैं जी, क्या तुम्हें ये चीज एग्जाम्पल पढ़े बिना, बिना एग्जाम्पल पढ़े लो की ड्राफ्टिंग समझ आ सकती है? 2 लाइनें 1 शब्द, 2 लाइनें 1 शब्द पढ़ के देखना। बोल राधा बोल। हाँ क्या बोल रहा है? थोड़ा सा अच्छा बोल। हाँ ईयर एंड तो वैसे भी 31 मार्च को ही होता है छोटू। तो भी तो कह रहा है उसका 31 मार्च होगा, मैं कह रहा हूँ 30 सितंबर से पहले हो रही है छोटू। उसका भी ईयर एंडिंग 31 मार्च है छोटू, पहली 2 लाइनों में बोल मेरे भाई। हाँ
समझ लो नवंबर में हुई है, नवंबर 2026 में। और बता, ठीक है। 31 मार्च 28। ये बात आगम, वेल डन। आज मेरे को भी कॉफी पिलाई हो तूने, बहुत बढ़िया बताया। कह रहा है कि अगर हमने पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर जर्नली होता है सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। भाई बोरिंग वाला, ठीक है जी, ये बोरिंग वाला, ठीक है जी। और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड अगर फाइनेंशियल ईयर एक और क्या होता है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, वर्ड पढ़ना। हाँ, आफ्टर, अब मैंने आफ्टर लिख दिया तो आफ्टर 30 सितंबर, यानी कि 1 अक्टूबर या उसके बाद, समझ लो आफ्टर 30 सितंबर 2026 बोल देते हैं। तो कह रहे हैं इसका फाइनेंशियल ईयर ना, क्योंकि अगर ये नवंबर में रजिस्टर्ड हुई हो तो 4 महीने का फाइनेंशियल ईयर बैठेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4-5 महीने का। अगर ये रजिस्टर्ड हुई हो फरवरी में तो 2 महीने का बैठेगा, मार्च में हुई हो तो 1 महीने का बैठेगा। कह रहे हैं यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म 6 महीनों के बाद, आधा साल तो बीत गया, अब आधे साल के लिए इसको पूरा साल क्यों बोलना, ये 31 मार्च 2027 तक नहीं, 31 मार्च 2028 तक अपना फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकता है। कंपनीज एक्ट में भी फाइनेंशियल ईयर की सेम डेफिनेशन है। सर हमने तो पढ़ी नहीं, क्योंकि आई नहीं थी तुम्हें फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कंपनी एक्ट में। सीए इंटर में तुम्हारा टीचर सिखाएगा तुम्हें। सर अगर आप ही हमारे टीचर हुए तो मैं सिखा दूंगा, मैं कहूंगा मैंने 22-23 मई, ठीक है, 2026 में तुम्हें पहले ही सिखा दिया था। मैं तो नहीं सिखाता अब, ठीक है, पर फिर भी चलो मैं रहम कर लूंगा, सिखा दूंगा। बात समझ में आती है। लेकिन इसके बाद एग्जाम्पल, इफ एन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड 15 अक्टूबर 2019, इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होना चाहिए जर्नली? 30 होता नहीं है, 31, 21 नहीं यार, जर्नली कब खत्म होना चाहिए? 2020। लेकिन अगर हमें ये डेफिनेशन दी हुई है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर सकते हैं, 31 मार्च 2021। द इनकम टैक्स, लेकिन 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 आप लोग लिख सकते हो, तुम्हें कहां लेकिन लिखना आएगा, तुम लोग लिख सकते हो बट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब्ड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब द यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर को यूनिफॉर्म पहनानी है, जैस्मिन कह रही फाइनेंशियल ईयर को यूनिफॉर्म कैसे पहनाएंगे? क्या गर्ल्स वाली यूनिफॉर्म पहनाएंगे कि बॉयज वाली पहनाएंगे कि ट्रैक सूट पहना देंगे? बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलो। कहता कॉन्टिन्यूस, तू तो रहन दे भाई, तू रहन दे। चंडीगढ़ वाले लोगों का ये हाल है, देखा तुमने? चंडीगढ़ नाम क्या है भाई साहब, ऐसे नहीं है कि तुम्हें लगे कि चंडीगढ़ में क्वालिटी भी बहुत है, ना 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 ना। छोटे से गांव, छोटे से शहर, छोटे से राजपुरा में चंडीगढ़ से ज्यादा क्वालिटी हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब सेम कह रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर है यूनिफॉर्म रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ फाइनेंशियल ईयर फॉर एलएलपी शुड ऑलवेज बी 1 अप्रैल। तो कह रहे हैं इनकम टैक्स ने भी वही बोला हुआ है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द सेम फाइनेंशियल ईयर जो एलएलपी ने बोला है, 1 अप्रैल 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्या तुम्हें बात समझ में आई है? सर नहीं समझ में आई। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं जो तुम ऊपर वाली एग्जांपल में लिख के आए थे ना, दैट इज फॉर एग्जांपल इन अबव एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन अबव एग्जांपल, हाँ सॉरी, नहीं ठीक है यार कोई बात नहीं। इन अबव एग्जांपल एज पर आईटी एक्ट, एज पर आईटी एक्ट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 31, डेट डालते हैं 15/10/2019, नहीं नहीं 10 नहीं डालते, उन्होंने अक्टूबर लिखा है, 15 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2000 डैश डैश, खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो, हैं 21 और 21 आएगा, ठीक है जी, ओके ओके समझ गया। 2020 इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब्ड द यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, यूनिफॉर्म मतलब सभी के लिए सेम फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे कंपनी है, चाहे जो मर्जी है, ऑफ द नेक्स्ट ईयर,
ना कि जो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसका फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर। पढ़ के देख लेना घर पे, कल मुझसे डाउट पूछना। यहाँ पे 31 मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग, अगले साल तक जा सकता है एलएलपी में। सर इट मींस अंडर इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर इज जर्नल वाला, दैट इज सिंपल वाला, मैं बताता हूं ना, सारा कुछ बताता हूं। सिंपल वाला, नोट एलएलपी वाला। एलएलपी और कंपनीज एक्ट सेम बात करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है भैया तुम अगर एलएलपी के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से, जो पहला फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, अगर आपके आखिरी 6 महीने में हो रहे हो, ठीक है, हमारा 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 इधर आ रहा है जी 31/3/2020, 31/3/2021। एलएलपी वाले तो कहते हैं और कंपनीज एक्ट वाले कह रहे हैं आप यहां से यहां तक का ले सकते हो। इनकम टैक्स कह रहे हैं यही वाला लेना है, आईटी एक्ट वाले कह रहे हैं ये वाला लेना है, एलएलपी वाले ये कह रहे हैं ये कर रहे हैं। तो जो हम साल में इनकम टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं। वो कहता भाई साहब तुम 15 अक्टूबर को आए हो, चाहे नवंबर को आए हो, चाहे दिसंबर को आए हो, जो तुमने अकाउंट्स में सिंपल बचपन से सीख रखा है ना, इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं हम वही फॉलो करेंगे। ये जो आपने नया पढ़ा है ये सिर्फ किताबों में आंसर लिखने के लिए आप लिख लेना, अदरवाइज इनकम टैक्स आप वैसे ही करना। सर ऊपर वाले एग्जांपल में 15 अक्टूबर को आया था, तो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो सकता है? 31/3/20 के अलावा 31/3/21 तक हो सकता है। एलएलपी एक्ट कह रहा था, कंपनीज एक्ट भी कह रहा है, लेकिन जब हमें हर साल इनकम टैक्स भरना पड़ता है ना, तो हमें दो तरह का पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ता है सर, दो तरह का। आज ये बात सुन ली, इंटर में तुम्हें टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है, इंटर में, सीए इंटर में और सीए फाइनल में हमें दो तरह का पी एंड एल अकाउंट, दो तरह की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एक इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, एक अपने कंपनी एक्ट या एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप यूनिफॉर्म, मतलब अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर नहीं ले रहे, आप एलएलपी की मान के कौन सा फाइनेंशियल ईयर ले रहे हो, 31/3/21 वाला, नेक्स्ट का फॉलोइंग, समझ गए, वो आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं बोलेगा, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन जब अगर आपको पहले साल का इनकम टैक्स भरना है 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक, बताओ कितने महीने होते हैं? मैं चाय पानी पी लूं। 5.5, वेरी गुड, 5.5 महीने होते हैं। ये तो यार अगर ये तुम्हें सोचना पड़ रहा है ना, नलायक हो। सर क्यों नलायक? क्योंकि यार अक्टूबर हमारा मिड होता है, क्लास +1 2 से सिखाता हूँ, 30 सितंबर 1 अक्टूबर 6 महीने होते हैं। तो जब मैंने 15 अक्टूबर बोला, 15 दिन ही तो निकाले, 5.5 महीने निकलना चाहिए ये तुम्हारे से। तो 5.5 महीने का इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है हमें 5.5 महीने में जो सेल परचेज किया टैक्स बन रहा है हमें भरो। आप चाहे कंपनीज एक्ट या एलएलपी के अकॉर्डिंग पहला पी एंड एल अकाउंट, पहला फाइनेंशियल ईयर 31/3/21 का ले सकते हो, तो टोटल कितने महीने का बन जाएगा? एक साल 5.5 महीने का। कहते करते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने 1 मार्च को भी दुकान खोली है, एक महीने का पी एंड एल और जो टैक्स बन रहा है हमें तो वैसा रिपोर्टिंग करो। क्या बात समझ में आती है? आपको 2 बनाने पड़ेंगे तो काम ज्यादा हो गया, सोच के देखो। तो जब आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो पहला फाइनेंशियल ईयर वही चुन लो जो इनकम टैक्स ने चुना हुआ है, क्योंकि नहीं तो आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा ना सिंपल फाइनेंशियल ईयर। सर सिंपल फाइनेंशियल ईयर कौन सा? जो आपको बचपन से पता है। तो आपने नया क्या सीखा? एलएलपी में और कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर आप एक साल आगे का चुन सकते हो, लेकिन एक शर्त है, आपकी कंपनी या एलएलपी रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 अक्टूबर या उसके बाद। देखो बात समझ में आती है? पक्की बात है? चलें आगे। सर ये तो हमने पहली बार सुना था। हाँ बेटा, बड़ी चीजें पहली बार ही होंगी, सीए भी पहली बार कर रहे हो, पेपर देने भी तो पहली बार ही जाओगे, ठीक है। नंबर 6, फॉरेन ललप क्या होती है? जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई हो, खत्म। सर एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? कह रहे हैं जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, खत्म। एलएलपी क्या होती है? जो एलएलपी एक्ट 2008 में, एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म खोली है तो वो एलएलपी है। क्या सर ये पढ़नी है? बेटा क्या बोलूं मैं, लेकिन यार ऊपर वाले में ना पता नहीं, आप एक लाइन से फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फॉरेन एलएलपी में है ना, इट मींस एलएलपी फॉर्म्ड, बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है या रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया, विच हैज एस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सेम लैंग्वेज थी, सेम लैंग्वेज लिखो, सेम लैंग्वेज इन फॉरेन कंपनी डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट में हम इसकी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में भी यही पढ़ के आए थे, रजिस्टर्ड तो बाहर है,
यार हम किसी चीज को फॉरेन एलएलपी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इंडिया में खुला हुआ है ना मैकडी। फॉर एग्जांपल इंडिया में मैकडी खुला हुआ है, खाने पीने जाते हैं, वो जीएसटी लगाते हैं 5% हमारे ऊपर, गवर्नमेंट को भरते हैं। तो यानी कि कंपनी या एलएलपी बाहर की है, काम इंडिया में करेगी तभी तो फॉरेन बोलेंगे। जो कंपनी रजिस्टर्ड बाहर हो, पूछो एक चीज, नई चीज सीखना चाहते हो? सुनो फिर, एक कंपनी समझ लो, एक मैकडी है ना, एक है शैगडी। क्या है? शैगडी। शिकागो में है वो। शिकागो कहां पे है सर? अमेरिका में। तो एक कंपनी है शिकागो में, शैगडी। क्या कंपनी है? अरे बोलो, क्या कंपनी है? शैगडी। इंडिया में है शैगडी, कंपनी फॉरेन में है, कंपनी फॉरेन में ही रजिस्टर्ड है। बोलो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे? बोल राधा बोल, इस कंपनी को क्या कहेंगे? सिंपल कंपनी। ये केड़ी कंपनी है भाई? थोड़ा कंपनी में सोच डाल। सिंपल कंपनी कंपनी बोलेंगे, पर कंपनी की डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, कंपनी मींस अ कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसमें तो कंपनी की डेफिनेशन कुछ और लिखी हुई है, जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है। कह रहे हैं इसको कंपनी को कंपनी बोलेंगे। इंडिया में कंपनी किसको बोलेंगे? इंडिया में कंपनी बोलते हैं, इट मींस अ कंपनी। सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट में जिसकी डेफिनेशन है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जैसे एलएलपी की डेफिनेशन क्या है, इधर देखो, एलएलपी अभी अभी हमने पढ़ा, एलएलपी की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट नंबर 7 में, एलएलपी वो होती है जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसको एलएलपी बोलेंगे। बोल राधा बोल, कैसे हैं? क्या कंपनी नहीं है? और जल्दी ट्राई करो, हम खत्म करते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ऐसी किसी कंपनी के बारे में हमारा कंपनीज एक्ट चर्चा ही नहीं करता, बात खत्म। तो सर वो कंपनी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, ना वो हमारे इंडिया में है, ना प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना इधर रजिस्टर्ड है, हमें क्या लेना? तो सर मैकडी डोमिनोज को कंपनी बोलेंगे? यस। कौन सी? फॉरेन, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। चलो जी 8वें पे आ जाओ। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट। रिटन रिटन रिटन। सर हमें तो ऐसे लगा था एक बार के लिए आपको किसी रीटा 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 की याद आ रही है। नहीं बेटा, रिटन नोट ओरल, नोट ओरल। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म का एग्रीमेंट ओरल हो सकता था। पक्की बात है? ठीक है, विद्या पढ़ाई की कसम खाना, भूलना मत इसको जब तक आपके पेपर नहीं होते। जैसे पेपर में पास हो जाओ, सर ये देखो हम पास हो गए सीए फाउंडेशन में, फिर आप भूल जाना। ओके ठीक है। एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी, बिटवीन द एलएलपी पार्टनर, म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज के लिए। ठीक है यार, कुछ भी नहीं है, एक रिटन एग्रीमेंट बना दिया जिसमें आपने अपने, वही पार्टनरशिप डीड नहीं होती थी, बस यहाँ पे डीड क्या है? रिटन और ओरल। ठीक है चलो, लेकिन सर हमें यहाँ पे लिख दें, बट इन पार्टनरशिप एक्ट एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन बोथ। इसमें दो शब्द और भी थे, याद आते हैं किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो जी नोट ओरल। ठीक है जी, पार्टनरशिप एक्ट में दोनों हो सकते हैं, तो ऐसी चीजों की कनेक्टिविटी बनाते चले जाना यार, रिवाइज हो जाए। पार्टनर क्या होता है? कहते हैं पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में एक्ट इंडिविजुअल आएगा, एज ए इंडिविजुअल। या आप मुझे एक चीज बता सकते हो, क्या एक पार्टनरशिप फर्म में, क्या एक पार्टनरशिप फर्म कौन सी होती है? पार्टनरशिप फर्म कौन सी होती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है। जो कौन सी होती है पार्टनरशिप फर्म? जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जो पिछला एक्ट पढ़ के आए हैं। क्या उस पार्टनरशिप फर्म में एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकती थी? गैस कर रहे हो कि किसी को 100% याद है? आपने कराया, मैंने तो बड़ा कुछ कराया है, सारा कुछ थोड़ी तुम्हें याद होएगा। तो एक पार्टनरशिप फर्म में दूसरी पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट मतलब पार्टनर नहीं बन सकती थी। इसमें आएंगी नई चीजें। कह रहे पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम्स पार्टनर इन एलएलपी अकॉर्डिंग विद एलएलपी एग्रीमेंट। चलो यार आगे, स्मॉल एलएलपी, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट, स्मॉल एलएलपी। आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन याद है? सर स्मॉल कंपनी होती थी कोई? उनकी डेफिनेशन याद है? 4 करोड़ 40 करोड़ वाली शेयर कैपिटल, वो टर्नओवर 100 करोड़ तक हो सकती थी उसकी, के 40 करोड़ तक थी। और शेयर कैपिटल कितने तक हो सकती थी? 10 करोड़ तक। 4 से आगे भी मैक्सिमम लिमिट भी थी, हायर लिमिट 10 करोड़ तक ऐसे होती थी ना, वैसी चीजें हैं। कहते स्मॉल एलएलपी क्या होते हैं? पहले तो एलएलपी
स्मॉल यानी कि छोटी सी क्यूट सी एलएलपी, ठीक है, जो अनलिमिटेड, जिसको अनलिमिटेड अपने दायरा नहीं दिया गया। कह रहे हैं एलएलपी मींस, स्मॉल एलएलपी मींस, सॉरी, स्मॉल एलएलपी मींस वो भी एक एलएलपी है। मुझे बताओ क्या स्मॉल एलएलपी पार्टनरशिप फर्म में 1932 में रजिस्टर्ड हो सकती है? स्मॉल एलएलपी। मेरा मन करता है काश आज होली होती, ये जो पानी है ना मैं इसको डिब्बा समझता या पिचकारी होता, मैं तुम्हारे मुंह पे ऐसे ऐसे चलाता, ऐसे ऐसे करके। सर ऐसा क्यों? यार तुम कितने बड़े ढक्कन हो, तुम सुनने के लिए तैयार रहो गाली खाने के लिए। मैं कह रहा हूँ क्या स्मॉल एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है? यार एलएलपी तो अलग है, तो कैसे हो सकती है? तो यार प्राइमा फेसी आंसर निकलना चाहिए ना सीधा फेस पे। जब मैं कह रहा हूँ स्मॉल एलएलपी क्या हो सकती है, वो बड़ी एलएलपी से छोटी हो सकती है। क्या वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म अलग है। अब मैं ये बोलूं स्मॉल एलएलपी क्या सोल प्रोप्राइटर हो सकती है? क्या स्मॉल एलएलपी पार्टनरशिप कंपनी हो सकती है? तो स्मॉल एलएलपी तो अलग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट किया करो। स्मॉल एलएलपी मींस एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ना कि पार्टनरशिप फर्म 1932 वाली। कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख, तो 25 लाख, लात नहीं बेटा लाख, 25 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़ तक क्या होनी चाहिए? कंट्रीब्यूशन क्या होता होगा ये कंट्रीब्यूशन? हाँ, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को क्या डालते होते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कहते कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, ये ना वैसे पता क्या है, नोट पहले भी चीजें डिस्कस की हुई हैं। तो कैपिटल आपकी 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक हो सकती है। 5 लाख है, सॉरी 25 लाख। कह रहे कैपिटल 1 रुपया भी हो सकती है, हो सकती है। 1 रुपए की सर एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैलेंस शीट की एसेट साइड कैश आ जाएगा 1 रुपए का, कैपिटल आ जाएगी 1 रुपए की, बैलेंस शीट टैली। बैलेंस शीट तो टैलीड है ना, चाहे 1 रुपए से चाहे 1 करोड़ से। तो सर आपने 25 लाख और 5 करोड़ क्या लिखा था? समझाया हुआ है कंपनीज एक्ट में, सोच के देखो, ये हायर लिमिट है। अभी कह रहे हैं कैपिटल जो है वो आपकी डज नॉट एक्सीड 25 लाख, तो मैक्सिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम, फिर भी अगर एलएलपी एक्ट वाले किसी दिन जाग जाएं, अमेंडमेंट कर दें, कहते चलो जी अब कैपिटल आप 50 लाख तक कर लेना, 5 करोड़ तक कर लेना, तो मैक्सिमम 5 करोड़ तक। 5 करोड़ हायर लिमिट है इन फ्यूचर, 5 करोड़ हायर लिमिट है इन फ्यूचर। निकुंज तेरे को ये सच में समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? इस टाइम पे अगर मैं पूछूं, अगर तुम्हें समझ में आ गया, मुझे सच बात बताओ, इंडिया में कैपिटल मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आज? गलत, हाँ 1 से, तो मैंने मैक्सिमम पूछा ना, 1 रुपए को छोड़ो ना, 25 लाख होनी चाहिए। क्या फ्यूचर में एलएलपी एक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे के सर्कुलर इशू करके क्या उसको 4 करोड़ कर सकती है, 5 करोड़ कर सकती है, 6 करोड़ कर सकती है? यानी कि फिर उसको एक्ट ही बदलना पड़ेगा। एक्ट में बोला कि अभी तो हाँ अभी कितनी हो जाए, अभी कितनी है 25 लाख। आज की डेट में सुनना ध्यान से, एक केस स्टडी। आज की डेट में हम 3-4 जनों ने एलएलपी खोली, तीनों जनों ने 10-10 लाख रुपए लगाया, 30 लाख रुपए की कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। क्या आज की डेट में हम एलएलपी खोल सकते हैं? रीजन, पर वो तो 5 करोड़ है पर ही, 5 करोड़ फ्यूचर के लिए है। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया? हाँ निकुंज तेरे को समझ आ गया? और टर्नओवर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? टर्नओवर मैक्सिमम हो सकती है अप टू 40 लाख, और हायर लिमिट कहां तक जा सकती है? 50 करोड़ तक। सर मुझे हमें एक चीज बता दो, अगर हम हायर लिमिट वाली चीजें छोड़ दें, आज की डेट में, आज की डेट में अगर उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की, 3 जनों ने मिलकर 10-10 लाख, कितना हो गया? क्या एलएलपी खोल सकते हैं? नहीं। फिर हमें क्या खोलना पड़ेगा? या तो सोल प्रोप्राइटर खोल लो, पर 3 पार्टनर हो नहीं खोल सकते, तो या तो पार्टनरशिप फर्म खोल लो। पार्टनरशिप में क्या कैपिटल की कोई लिमिट थी? सोच के देखना, पार्टनरशिप फर्म में नहीं थी। तो या तो पार्टनरशिप फर्म में जाओ 1932 में, आप कह रहे हो हमें तो लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर चाहिए, तो कंपनीज में जाना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी में। बोल आगम आ गया समझ? हाँ दमन, चले जी आगे। और मीट सच रिक्वायरमेंट, आगे तो ऐसे ही है, कुछ टर्म कंडीशन हम बताएंगे वो फॉलो कर लेना, तो भी स्मॉल एलएलपी बनोगे। तो स्मॉल एलएलपी में क्या दो डेफिनेशन है? कैपिटल होनी चाहिए मैक्सिमम 25 लाख, टर्नओवर होनी चाहिए, बताना मैक्सिमम, मैं भूल गया, हैं 40 लाख। मैं भूल जाता हूं ना, मेरे को बताते रहा करो। आगे चलो जी, नेक्स्ट 11 नंबर पे।
पूछ पूछ डाउट पूछ। अनलिमिटेड जो नॉर्मल एलएलपी है, हाँ तो वो स्मॉल एलएलपी नहीं खोलेंगे, वो नॉर्मल एलएलपी खोल लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हाँ सिंपल एलएलपी खोल लेंगे वो, नॉर्मल एलएलपी, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएंगे। अगेन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नॉट अप्लाई टू एलएलपी। सर हमें क्या समझ आया? तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्या मतलब है इसका? कह रहे हैं एलएलपी में पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा, वो तो पता ही है। एलएलपी का अपना एक्ट है, पार्टनरशिप का अपना एक्ट है, तो सर ये भी तो लिख सकते थे एलएलपी में, ठीक है, एलएलपी में कंपनीज एक्ट भी नहीं लगेगा यार, जब उनके अलग एक्ट बने हुए हैं तो क्यों लगेगा? तो इन्होंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल दिया पार्टनरशिप के लिए। पार्टनर्स क्या होते हैं? कह रहे हैं एनी इंडिविजुअल पार्टनर्स, इसकी ना डेफिनेशन इसकी आपने लिखने है, पार्टनर्स अंडर एलएलपी, पार्टनर, क्योंकि हम तो एलएलपी पढ़ रहे हैं ना, एलएलपी में पार्टनर कौन हो सकता है? ध्यान से देखना, एक इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है, नंबर 1, या बॉडी कॉर्पोरेट भी। भाई भयंकर पॉइंट है, महाभयंकर भोकाल पॉइंट है सर। क्यों? बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? कंपनी इंडिया वाली, कंपनी बाहर वाली, एलएलपी इंडिया वाली, एलएलपी बाहर वाली, यानी कि कोई कंपनी, रिलायंस कंपनी चाहे एलएलपी में, बोलो, हो सकती है भी भूचाल पॉइंट। जबकि पार्टनरशिप एक्ट में कोई बॉडी कॉर्पोरेट, सर कैसे बताएं इसको? चार्ट के सहारे बताना। बॉडी कॉर्पोरेट एज अ पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट एज अ पार्टनर, क्वेश्चन मार्क, बोलो जी, इन पार्टनरशिप फर्म, नो, लिखो लिखो, इन एलएलपी, यस, बनाओ जल्दी से बनाओ। बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट में, देखो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, ओब्लीग कंपनी हो गया, ओब्लीग एलएलपी हो गया। सर कंपनी और एलएलपी तो पहले ही बॉडी कॉर्पोरेट में आ गए, यानी कि यहाँ पे एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। इवन बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। हाउएवर, हाँ जी बताएगा, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल, आ गया जी, नॉट बी कैपेबल, कोई इंडिविजुअल की बात हो रही है, ध्यान से रखना। अब यहाँ पे सीए पढ़ रहे हो, सीए भाई साहब क्वालिटी इतनी बढ़ा देगा ना 3-4 महीने में, नॉर्मल चीजों को भी अब आप स्पेसिफिक चीजों के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दोगे। हाउ एवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अगर वो अनसाउंड माइंड का हुआ, कोर्ट कचहरी की एडजुडिकेशन ने उसको बोल दिया अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब वो इंसॉल्वेंट तो हो गया है, इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है? दिवाला हो गया, लेकिन जो उसके थोड़ी बहुत लाइबिलिटी थी, जितना पैसा था वो भी पे कर रहा है, एसेट बेच बेच के जितना था वो पे कर रहा है, उसको बोलते हैं अनडिस्चार्ज लाइबिलिटी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, थोड़ा सा पेमेंट करनी उसकी पेंडिंग है। उसके बाद या फिर उसने एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब याद है? कोर्ट कचहरी में अर्जी डाल दी, कोर्ट कचहरी में अप्लाई कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, लेकिन अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन उसने खुद तो हाथ खड़े कर दिए ना भाई साहब, हाँ हाँ मैं इंसॉल्वेंट हूं। बस कोर्ट कचहरी 2-4 दिन में, 1-2 महीने में बोल देगा कि ठीक है यार ऑफिशियली इंसॉल्वेंट है। तो या तो कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, अनडिस्चार्ज, पेमेंट अभी कर रहा है वो, थोड़ी बहुत रहती है, या उसने एप्लीकेशन डाल दिया है, या अनसाउंड माइंड है। तो ये तीन बंदे, ये तीन इंडिविजुअल, नो पार्टनर्स, नो पार्टनर इन एलएलपी, ये तीन बंदे, कौन सा? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या इंसॉल्वेंट उसने अप्लाई कर दिया है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी में कह रहे हैं 2 होने चाहिए। क्या हमने कल इसके मिनिमम मेंबर्स या मैक्सिमम मेंबर्स कल डिफरेंस में पढ़े थे? तो मैक्सिमम मेंबर कितने थे इसके? याद नहीं है इसमें नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स
इसके साथ वर्ड डालते चले जाना बाहर, अंडर LLP। बोलो जी बोलो, कितने थे? नहीं पढ़े थे ना कल? नो सच लिमिट लिखा हुआ है तो मतलब सर पढ़ा था। तो 2 से इन्फिनिट, सेम एज कौन सी कंपनीज? पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस बिलो 2, LLP carry on the business for more than 6 months. While the number is so reduced, the person who is the only partner LLP during the time carried on the business, after those 6 months, acknowledge of the fact he is carrying the business alone, shall be personally liable. किसको ये लाइन समझ में आई होगी? रीड करना, दे रहा हूं मैं 10-20 सेकंड। सर क्या टेक्निकल है? सच बताऊं तो टेक्निकल नहीं है, इन्होंने 5 लाइनों में लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं, 1/12/2026 को, 1/12/26 को वन पार्टनर डाइज। 2 पार्टनर है, 1/12/2026 में एक पार्टनर की डेथ हो गई। इसके 6 महीने गिनना। देखना ठीक लिखा मैंने कि 1 महीना आगे लिख दिया है, दिसंबर का महीना और 5 है ना। यहां तक तो हो गए 6 मंथ। बनाओ डायग्राम बनाओ। कैन कैरी द LLP बिजनेस। कह रहे हैं 6 महीने बीत गए, 6 महीने तक काम कर सकता है। 6 महीने के बाद भी काम करता रहा, कंटिन्यू द LLP, he alone will be personally liable। पर्सनली लाइबल का सिनोनिम बता दो, टेक्निकल वर्ड क्या लिखे? दैट इज अनलिमिटेड लाइबल। बोलो जी, बात समझ में आती है? तो अगर आपको ये पढ़ना हो, अगली बार के लिए सिर्फ ये चार्ट पढ़ लेना, बाकी सारा बीच में लिखा हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, हमने 1 दिसंबर डेट लिखी है, वो डालेंगे 27 मई, वो डालेंगे 12 अगस्त, वो डालेंगे 14 नवंबर। समझ में आ गया? वो बीच में से कोई भी डेट डालेंगे तो आप उसको 6 महीने गिनोगे। चले जी आगे। सर जैसे आपने, हाँ हाँ बोलो। तो क्योंकि एक बंदे की डेथ हो गई तो उसको अगर LLP नहीं उसको LLP कंटिन्यू नहीं करनी ना, तो उसको एक्ट 6 महीने का टाइम दे रहा है। क्या करने का? डिसोल्यूशन करने का। कि भाई साहब 6 महीने में निपटा ले, 6 महीने तक तो तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद अगर तूने किया पर्सनली लाइबल। तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस तो इसको इसी डेट से चालू करना पड़ेगा। हमने बस उसको 6 मंथ का टाइम पीरियड दे दिया। आप इसको ऐसे समझो, या तो नया पार्टनर लेके आओ, नया पार्टनर लेके आओगे तो 6 महीने की लोड ही नहीं पड़ेगी। नहीं लेके आ रहे तो डिसोल्यूशन उसी डेट से हम मानेंगे। क्या डिसोल्यूशन के बाद भी थर्ड पार्टी लाइबल, मतलब थर्ड पार्टी के बाद राइट होते हैं? पढ़ा था ना परसों, होते हैं, चाहे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, मोर और लेस यहाँ पे भी सेम चलेंगे। चलो जी आगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? सेक्शन 7। ये हमारा कौन सा था? सेक्शन 6 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, सेक्शन 7 पे आ जाओ। डेजिग्नेटेड पार्टनर, अभी तक हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ा नहीं था। हमने ये समझा था कि LLP में जितने भी पार्टनर्स हो उस समय से 2 डेजिग्नेटेड होने चाहिए। अब डेजिग्नेटेड होते क्या हैं? नंबर 1, एवरी LLP हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड, पढ़ चुके थे कल ही। हु आर इंडिविजुअल्स, मतलब हमें जो 2 डेजिग्नेटेड चाहिए वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं। सर क्या 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 एक बॉडी कॉर्पोरेट LLP में पार्टनर हो सकती है? बोलो, सभी की आवाज नहीं आ रही। क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट LLP में पार्टनर बन सकती है? लेकिन LLP में 2 क्या चाहिए हमें? डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और वो 2 कम से कम कौन से होने चाहिए? इंडिविजुअल। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी रेजिडेंट, यानी एक नेपाली हो सकता है जो गाड़ी साफ करने वाला होता है, शाप जी मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा, मैं पार्टनर हूं।
अभी नेपाल गया हुआ है, कोई बात नहीं, या नेपाली रेजिडेंट है, एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट if in LLP all the partners body corporate हैं, या in which one or more partner are individual body and body corporate, मतलब कि दोनों का मिक्सचर है, at least two individual who are partners of such LLP and nominees of body corporate डेजिग्नेट पार्टनर के तौर पे काम करेंगे। देखो अगर वो कह रहे हैं, देखो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी फीलिंग या इमोशंस में, दूसरी नहीं समझ आएगी। पहला कह रहे हैं अगर बॉडी कॉर्पोरेट ही है, सिर्फ 4 बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या 4 बॉडी कॉर्पोरेट किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, हाँ या ना? अब बॉडी कॉर्पोरेट तो नेचुरल है नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कौन बंदा चाहिए, नेचुरल। कह रहे हैं फिर जो चारों बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनीज होंगे ना, नॉमिनीज यानी कि वहां पे कोई कॉलम होता होगा कि जो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन रही है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई इंडिविजुअल भी पार्टनर बन रहा है, तो उसका नॉमिनी भी घोषित करना पड़ता है, लीगल हायर। जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो ना, तो पहले लिखेंगे नॉमिनी कौन है। नॉमिनी मतलब आपके इस अकाउंट के बारे में अगर किसी को डिटेल देनी हो, कल को कुछ हो जाए, तो ज्यादातर नॉमिनीज कौन होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, ये वो, बेटा बेटी, ठीक है जी। तो अगर तो इंडिविजुअल बंदे हैं तो उनमें से 2 क्या होने चाहिए, डेजिग्नेटेड, एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। अगर इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट है या सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, ध्यान से पढ़ सकते हो लैंग्वेज, ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल का मिक्सचर, तो 2 या तो मुझे बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी चाहिए इंडिविजुअल वाले, उनको डेजिग्नेटेड बना देंगे हम। क्योंकि अगर रिलायंस कंपनी, यार मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस और टाटा दोनों मिलके, कंपनीज मिलके किसी एलएलपी में पार्टनर बन गई, तो जो उनका मुकेश अंबानी और टाटा जी का जो भी होएगा, उनको एज अ नॉमिनी अनाउंस करेंगे, तो उसको एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेंगे, यानी कि सीईओ। बात समझ में आती है? आगे, रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है, नॉट लेस देन 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं, केस स्टडी क्या है, कह रहे हैं देयर इज एन एलएलपी बट रेजिडेंट इन इंडिया, तो ना पढ़ाऊ ना, इंडिया में रह रहा हो पिछले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 120 दिन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देयर इज एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी, वाह, इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी। 5 पार्टनर है, मिस्टर ए एनआर, मिस्टर बी एनआर, सी आर, डी आर, ई आर। In this case, at least 2 should be named as designated partner. 2 should be named as designated partner, out of which 1 should be resident. बिल्कुल ठीक है जी। Hence, if Mr. A and B are designated, then it will not serve the purpose. क्योंकि A और B दोनों क्या हैं, नॉन रेजिडेंट। 4-5 बच्चे एक्टिव हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। A और B क्या है, नॉन रेजिडेंट। क्या दोनों डेजिग्नेटेड हो सकते हैं? क्योंकि दोनों क्या है, तो यानी कि हमें सी डी ई में से एक बंदा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, खत्म हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी पढ़ चुके हैं यार, क्या पढ़े अब इसके बारे में, क्या नहीं पढ़े, पिक्चर अभी आगे है, ये है। इन्होंने से डब्बा डाला, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सर आप हमें ब्रेक दोगे, क्योंकि आप पूरा चैप्टर खत्म करा रहे हो। बेटा ब्रेक दूंगा ना, इनकॉर्पोरेशन से पहले ब्रेक दे दूंगा। ओ छोटा सा है, अब भी खत्म हो जाएगा, लो चक्को। सर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ब्रेक देना, अभी हमारा फ्लो बना हुआ है। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बॉडी। चाहिए 2 मिनट की ब्रेक की, ठीक है चलते चलो, नहीं चलते चलो, 2 मिनट की ब्रेक दे देता हूं, और बताओ।